हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए इस लॉ एंड बिहोल्ड। आज बात करेंगे एक ऐसी सिविल अपील की जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2012 में आई और उसका फैसला आया है 2021 में। इसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी लीव ग्रांट कर दी जाती है, यानी एक सिविल अपील एडमिट हो जाती है, तो सीक्वेंशियली उसका नंबर काफ़ी टाइम बाद आता है। इसका सिर्फ एक रीज़न है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई पेंडेंसी। तो अगर सिविल अपील कोई भी एडमिट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फैसला कुछ महीनों में आ जाएगा। उसका फैसला यूजुअली आने में कई साल लग जाते हैं। इसको कंपेयर करेंगे अगर हम कोई स्पेशल लीव पिटिशन सिविल के साथ, जिसमें जजमेंट आता है, तो उसे मौके पे ही लीव ग्रांट कर दी जाती है और एसएलपी के आर्ग्यूमेंट सुन के ही डिसाइड कर दिया जाता है। बट जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ होते हैं, उन एसएलपीज में लीव ग्रांट की जाती है और लंबी सुनवाई होती है। उसके बाद ही कई सालों बाद यूजुअली जजमेंट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सिविल अपील थी 202 ऑफ 2012। ये सिविल अपील थी केरला बिल्डिंग टैक्स एक्ट 1975 के रिलेशन में। इस एक्ट का जो सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है, वो कहता है कि बिल्डिंग्स जो कि प्रिंसिपली रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स के लिए यूज़ होती हैं, वो बिल्डिंग टैक्स जो कि एक्ट लगाता है उससे एग्जेम्प्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सिविल अपील्स थी, जिसमें लीडिंग अपील थी सिविल अपील 202 ऑफ 2012। इन सभी अपील्स में एक्सेप्ट वन, स्टेट ऑफ केरला ने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट को, और इन सभी अपील्स को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ डिसाइड किया और उस जजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। इन सभी अपील्स के फैक्ट लगभग एक से थे। या तो ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन थे नन्स के लिए, चर्च के साथ जो अटैच होती हैं रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस, या फिर हॉस्टल अकोमोडेशंस थे जो कि अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे। इन दोनों केसेस में जो स्टेट ऑफ केरला है वो क्लेम कर रहा था कि एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर नन्स एंड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिलीजियस और एजुकेशनल पर्पज से अलग हैं, और इसलिए सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो एग्जेम्पशन है उससे कवर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केस को एग्जामिन करने के लिए जो लीडिंग सिविल अपील है, यानी 202 ऑफ 2012, उसके फैक्ट्स कंसिडर करता है। उसको केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि एक असेसमेंट ऑर्डर हुआ था 14 मार्च 2002 को, जिसमें बिल्डिंग टैक्स लगा दिया गया रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पे, जो कि नन्स के लिए था, और वो रिलीजियस ट्रेनिंग कर रही थी एक कॉन्वेंट में नन्स बनने के लिए। इस असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जो रिस्पोंडेंट यानी चर्च अथॉरिटीज़ होती हैं, वो एक केस फाइल करती हैं केरला हाई कोर्ट में, और 2002 के एक जजमेंट से केरला हाई कोर्ट उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसमेंट को क्वॉश कर देता है और तहसीलदार को डायरेक्शन देता है कि ये केस गवर्नमेंट को रेफर करे फॉर अ डिसीजन। इस बारे में चर्च अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन देती है, जो कि ये कहता था कि अभी के टाइम में हम 8 सिस्टर्स यहाँ रह रही हैं, हम रिलीजियस सर्विस रेंडर करती हैं, चैरिटेबल नीड्स में मदद करती हैं विंजन मठा चर्च, ईस्ट थोडुपुझा और उसके अगल बगल के लोगों को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटी। वो कहती हैं कि सिस्टर्स बनने के लिए उन्हें 8 साल की रिगरस रिलीजियस एजुकेशन को करना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया एक सन्यासिनी की तरह जीवन व्यतीत करने का। उन्होंने वाव ऑफ ओबीडियंस ली, और उनका कहना था कि इंडिविजुअल सिस्टर अपनी इलेक्टेड सुपीरियर सिस्टर्स की बातें मानती हैं और उनकी सर्विसेज में मदद करती हैं।
वो कहती हैं कि सारी सिस्टर्स अभी कॉन्वेंट से अटैच हैं और वो परमानेंट मेंबर्स कॉन्वेंट की नहीं हैं। वो अलग अलग जगह से आई हैं, अलग अलग जगह पे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा एज पर डिसीजन ऑफ द सुपीरियर काउंसिल। वो कहती हैं कि कॉन्वेंट एक परमानेंट सेटअप है जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल नीड्स ऑफ द लोकेलिटी को एड्रेस करता है। यहाँ पे मेंबर्स को इंडिविजुअली डिप्यूट किया जाता है सर्विसेज देने के लिए फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जैसा कि कॉन्वेंट को सही लगता है। जो कॉन्वेंट इस्टेब्लिश हुआ था ये था बाय द काउंसिल डिसीजन ऑफ द सेंट मैरीज प्रोविंस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ एडोरेशन ऑफ द ब्लेस्ड सैक्रामेंट, यानी एक क्रिश्चियनिटी के तहत जो इंस्टीट्यूशन है उनके डिसीजन से कॉन्वेंट की स्थापना हुई थी। जो बिल्डिंग है वो जूनियर सिस्टर्स को अकोमोडेट करती है जो कि अपना कॉलेज एजुकेशन कर रहे हैं बगल के ही गांव में, और इसलिए 8 सिस्टर्स जो कि स्टूडेंट हैं वो यहाँ रहती हैं। 2 स्टोरी की एक बिल्डिंग है, 5000 स्क्वायर फीट इसका तकरीबन एरिया है। ग्राउंड फ्लोर पे एक प्रेयर हॉल है, किचन है, स्टडी हॉल है और छोटे छोटे कमरे बने हैं सिस्टर्स के लिए। जो अपर फ्लोर है उसमें भी 5 रूम है सिस्टर्स के लिए, एक डॉर्मेट्री है और एक स्टडी हॉल। बिल्डिंग कभी भी पैसे के लिए किसी को किराए पे नहीं दी जाती, आगे भी नहीं दी जाएगी। इसका सिर्फ एक रिलीजियस हाउस की तरह इस्तेमाल होता है। 2004 के इस रिप्रेजेंटेशन पे केरला गवर्नमेंट 2 साल बाद फैसला लेती है और एक ऑर्डर जारी करती है। अपने ऑर्डर वो में कहती है कि सरकार ने इस मैटर को बहुत अच्छे से एग्जामिन किया है। जो पेटिशनर थे यानी जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन की सरकार को, उन्हें सुना भी गया। उन्होंने क्लेम किया है कि बिल्डिंग एक्सक्लूसिवली यूज़ की जाती है नन्स को अकोमोडेशन देने के लिए। बिल्डिंग में रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा रेंट आउट नहीं किया जाता है, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने पे ये पाया जाता है दैट द कॉन्वेंट इज़ नॉट प्रिंसिपली यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, ऐसा सरकार का कहना है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं इडुक्की के, उनके लेटर के अनुसार कॉन्वेंट में कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं हो रही है और कॉन्वेंट का इस्तेमाल सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पसेस ऑफ नन्स के लिए किया जा रहा है। इस बेसिस पे केरला सरकार एक कंक्लूड करती है कि जो बिल्डिंग है वो एडोरेशन कॉन्वेंट शांति भवन थोड़पुजा में है, वो एलिजिबल नहीं है सेक्शन 3 ऑफ केरला बिल्डिंग टैक्स एक्ट 1975 में एग्जाम्पशन के लिए। अब इस तरीके के बहुत सारे केसेस केरला हाई कोर्ट में आए। कुछ केसेस में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि टैक्स से एग्जाम्पशन मिलेगा और कुछ में नहीं कहा। इन सारे केसेस को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील्स की एक फहरिस्त लग गई। सुप्रीम कोर्ट में केरला सरकार के वकील ने यह दलील दी कि जो एग्जेम्पशन प्रोविजन होता है किसी फिजिकल स्टैट्यूट में, यानी किसी कानून में जिसका पैसे से लेना देना है, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और अगर कहीं डाउट या एम्बिग्यूटी हो तो उसे सरकार के फेवर में इंटरप्रेट करना चाहिए। अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जजमेंट साइट किए। उन्होंने सेक्शन 3(1)(b) ऑफ द एक्ट, यानी जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस पर आर्ग्यू करते हुए ये कहा कि अगर कोई बिल्डिंग प्रिंसिपली फॉर रिलीजियस या एजुकेशनल पर्पस यूज़ हो रही है तभी उस बिल्डिंग को एग्जेम्पशन मिल सकता है, यानी जो एक्टिविटी है उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटी से, जो कि इस केस में नहीं था। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स नन्स के लिए, प्रीस्ट के लिए, हॉस्टल अकोमोडेशन स्टूडेंट्स के लिए इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, इसलिए एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मान भी लिया जाए कि सेक्शन 3(1)(b) में कोई एम्बिग्यूटी है तो फिर जो पर्पस कनेक्टेड है रिलीजियस एजुकेशनल एक्टिविटी से उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए, बट जो एम्बिग्यूटी है उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेट के फेवर में ही जजमेंट आना चाहिए। और इसलिए जो केरला हाई कोर्ट ने एग्जेम्पशन नहीं देने के फैसले दिए थे वो सही हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो बिल्डिंग वर्ड है एक्ट में इन सेक्शन 2(e) ऑफ द एक्ट, उसका मतलब है एक सेपरेट हाउस, आउट हाउस एटसेट्रा, और इस केस में उस बिल्डिंग में कोई भी रिलीजियस एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं चल रही है, वो सिर्फ एक अकोमोडेशन है जिसमें बच्चे रहते हैं, सिस्टर्स रहती हैं, और क्योंकि रिलीजियस पर्पसेस के लिए बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे एक्ट के अंदर एग्जेम्पशन नहीं दिया जा सकता।
कॉन्वेंट की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका आर्गुमेंट ये था कि जो केरला का एक्ट है ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जिसका मकसद है रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल राइट्स को और बढ़ाना, और इसको नैरो फैशन में तो इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। इसका इंटरप्रिटेशन जो ऑब्जेक्टिव ये एक्ट अचीव करना चाहता है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, और ये देखते हुए केरला हाई कोर्ट के वो जजमेंट्स जो कि कहते हैं कि एग्जम्पशन मिलना चाहिए बिल्कुल सही है और उन्हें डिस्टर्ब सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पार्टीज की दलील सुनता है और इसके बाद एग्जामिन करता है केरला बिल्डिंग टैक्स एक्ट 1975 को। सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन को पढ़ते हुए नोट करता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो बिल्डिंग्स है, और बिल्डिंग्स को एक्ट में डिफाइन किया गया है एज अ हाउस और अदर स्ट्रक्चर। दूसरी बात, जो एग्जेम्पशन है वो यूज़र के ऊपर बेस्ड है, ना कि ओनरशिप के। और तीसरी बात कि जो वर्ड कानून में यूज़ किया गया है प्रिंसिपली, यानी जो लेजिस्लेचर थी उसका मन ये था कि एग्जेम्पशन उन बिल्डिंग्स को मिलना चाहिए जो कि प्रिंसिपली यूज़ होती हैं उन पर्पसेस के लिए जो एक्ट में कहा गया है, ना कि एक्सक्लूसिवली यूज़ होती हैं उन पर्पसेस के लिए। इसलिए जो डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है उसका टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि उस बिल्डिंग पे एग्जेम्पशन लागू होता है कि नहीं। तो चौथी बात सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि रिलीजियस, चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पसेस वो कुछ पर्पसेस हैं जिन्हें लेजिस्लेचर ने ईयर मार्क किया है जिनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, उसमें बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं आता है। और पांचवी बात में इम्पॉर्टेंट है कि जो फैक्ट्रीज या वर्कशॉप जो कि सामान प्रोड्यूस करती हैं, सर्विसेज दे रही हैं, वो भी एग्जेम्प्ट हैं डिस्पाइट उनका एक प्रॉफिट मोटिव होता है फिर भी, क्योंकि लेजिस्लेचर का इच्छा थी कि वो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में बढ़वाए और वर्कशॉप से सर्विसेज बढ़ें। जो इम्पॉर्टेंट नोट करने लायक बात है वह ये है कि जो टर्म यूज़ हुआ है कानून में वो है यूज्ड प्रिंसिपली फॉर, और इस एक्सप्रेशन का वाइडर मतलब है अगर हम कंपेयर करें एज से, विच प्रिसीड्स द वर्ड फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स, यानी वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज के इंटरप्रिटेशन के लिए स्ट्रिक्ट पैमाना है, और जो बाकी पर्पसेस हैं एजुकेशनल, रिलीजियस और चैरिटेबल उनके लिए एक वाइडर एक्सप्रेशन लेजिस्लेचर ने यूज़ किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट इस केस में बोलता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में नोट करता है कि अगर कानून को ध्यान से देखा जाए तो साफ साफ दिखेगा कि जो एक्टिविटीज़ मेंशन्ड हैं वो कोर एक्टिविटीज़ के अलावा डायरेक्टली कनेक्टेड अगर हों उन एक्टिविटीज से जिन पर एग्जेम्पशन लागू है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। वो एक एग्जाम्पल कोट करता है कि एक डायरेक्टली कनेक्टेड पर्पस और एक इनडायरेक्ट पर्पस में क्या डिफरेंस है। वह ये है कि जैसे कि सिविल अपील 202 ऑफ 2012 में नन्स बगल वाली बिल्डिंग में रह रही थी कॉन्वेंट के, ताकि वो कॉन्वेंट पैदल जा सकें और अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकें। अगर वो बिल्डिंग किराए पे दे दी जाती तो ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं मानी जा सकती थी, और इसलिए क्योंकि उस बिल्डिंग को रेंट आउट नहीं किया गया था इसलिए उसे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी नोट करता है कि अगर एक्ट के दूसरे प्रोविजंस को भी देखा जाए तो यही इंटरप्रिटेशन आएगा कि अगर कोई डायरेक्टली कनेक्टेड पर्पस है एग्जेम्प्टेड एक्टिविटी से रिलेटेड तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इससे एक सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी कंफर्म करता है कि एक प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए हम उस एक्ट के दूसरे प्रोविजंस पे भी रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केस लॉज साइट किए गए थे दोनों पार्टीज की तरफ से। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वुड पेपर्स लिमिटेड 1990 का एक जजमेंट है। वह कहता है कि एग्जेम्पशन प्रोविजन इज लाइक एन एक्सेप्शन and a normal principle of construction or interpretation of statutes. It is construed strictly either because of legislative intention or on economic justification of inequitable burden or progressive approach of fiscal provisions intended to augment state revenue. इसको अगर साधारण भाषा में समझें तो जो एग्जेम्पशन प्रोविजन है इसका बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है ताकि स्टेट के रेवेन्यू को नुकसान ना हो, स्टेट को फ़ायदा हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करता है कि एक और लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ हैं कई जजमेंट्स के
जहाँ पे कहा गया है कि एग्जेम्पशन प्रोविज़न को लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए और जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए इंटरप्रेट करना चाहिए, जिससे कि इंसेंटिव मिले इकोनॉमिक ग्रोथ को। स्टेट ऑफ केरला से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट भी कोट किया जाता है। उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस दिलीप कुमार एंड कंपनी, 2018 का एक जजमेंट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे। वह ये थे कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन को बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए। जो बर्डन है एप्लीकेबिलिटी को प्रूव करने का वह एसएससी पे होता है और उसे दिखाना पड़ता है कि कैसे उसका केस एग्जेम्पशन के दायरे में आता है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही थी वो ये थी कि जहाँ एम्बिग्यूटी हो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में और स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना हो, वहाँ पे बेनिफिट ऑफ एम्बिग्यूटी एसएससी क्लेम नहीं कर सकता और उसे रेवेन्यू यानी सरकार के फेवर में इंटरप्रेट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस केस में एक सन एक्सपोर्ट केस था, कोई पुराना जजमेंट, उसकी होल्डिंग को गलत डिक्लेयर करता है और वो कहता है कि जो सारे केसेस जिन्होंने सन एक्सपोर्ट केस पर रिलाई किया था वो ओवररूल होते हैं। लेकिन हमारे इस केस में जो चर्च, नन्स और केरला टैक्स वाला केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था उसने एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को तो इंटरप्रेट किया ही नहीं, वो थी एग्जेम्पशन प्रोविजंस जनरली और एग्जेम्पशन प्रोविजंस विच हैव अ बेनिफिशियल पर्पस, इनमें अंतर। इसलिए जो केरला सरकार का कंटेंशन है कि बेनिफिशियल एग्जेम्पशन के बारे में जो कानून कोट किया गया था नन्स के बिहाफ पे वो ख़त्म हो चुका है, वह गलत है, क्योंकि ये बहुत साफ बात है कि अ डिसीजन इज़ ओनली ऑन अथॉरिटी फॉर व्हाट इट डिसाइड्स एंड नॉट व्हाट में लॉजिकली फॉलो फ्रॉम इट। और ये केस होते हुए ये साफ है कि केरला एक्ट का सेक्शन 3(1)(b इज़ अ बेनिफिशियल प्रोविजन और एग्जेम्पशन नन्स के हॉस्टल को अकोमोडेशन को मिलना चाहिए, उस बिल्डिंग को मिलना चाहिए। इसको देखते हुए एक लिटरल फॉर्मलिस्टिक इंटरप्रिटेशन इस कानून की नहीं की जा सकती। कोर्ट को खुद से पूछना चाहिए कि इस प्रोविज़न का क्या मकसद था और उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रोविज़न को इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर इस इंटरप्रिटेशन में कोई एम्बिग्यूटी आती है तो उसे जिस बिल्डिंग को एग्जेम्पशन मिल रहा है उसके फेवर में होल्ड करना चाहिए। इसलिए इन रीज़न से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केरला हाई कोर्ट के वो जजमेंट्स जिन्होंने एसएससी यानी कॉन्वेंट लाइक इंस्टीट्यूशन या वो बिल्डिंग्स जिन पर सरकार टैक्स लगाना चाहती थी उनके फेवर में जो जजमेंट दिया था उससे कंकर करती है और उन जजमेंट्स को बरकरार रखा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक और बात कहता है कि जहाँ पे लोकल लॉ को हाई कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है, ordinarily deference must be given to the high court judgments in interpreting such a statute, particularly when they have stood the test of time। यानी जब बहुत लंबे अरसे से कोई एक होल्डिंग को फॉलो किया जा रहा है तो उसके फेवर में डेफरेंस देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है टैक्स के कानूनों को लेकर, क्योंकि लोग आमतौर से अपना बिजनेस या अपना कोई भी अफेयर्स एक प्रेजेंट लीगल पोजीशन के हिसाब से ही सेटअप करते हैं और इन सभी कारणों से अंत में स्टेट ऑफ केरला की अपील खारिज हो जाती है, डिसमिस कर दी जाती है। इस जजमेंट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अनदर वर्सेस मदर सुपीरियर अडोरेशन कॉन्वेंट। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 202 ऑफ 2012, साइटेशन 2021 SCC ऑनलाइन SC 151। इस केस की सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी शो नोट्स में। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।